हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल, क्या माहौल? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते इंडिया। चलो भाई। हम्म कल आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे, जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में कहीं ना कहीं वो बातें लिखी हुई है। एक काम करता हूं, मैं उनको क्वेश्चंस के जरिए आपको समझा देता हूं, है ना। और पैराग्राफ भी अगर मेरे पास होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे है नहीं मेरे पास वो पैराग्राफ, आप देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही चल रही है हमारी, उसमें ही सवाल वहीं से आना है, इसलिए उसको टाइम दे के पढ़ रहे हैं पूरा प्रॉपर। चलो आ जाओ। सवाल लिख रहा हूं इसलिए जल्दी शुरू कर रहा हूं। सवाल है, पहला सवाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि पैराग्राफ और कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं आएंगे, है ना। फॉर क्रोमियम एंड कॉपर, सवाल पहला है, फॉर क्रोमियम एंड कॉपर IE2 इज हाई। ठीक है भाई, रीजन बताओ। ठीक है, रीजन की बात करेंगे। ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये रीजन। ऐसे ही आपको भी लिखना है। ये एनसीईआरटी में पैराग्राफ में छोटी छोटी बातें लिखी हुई है, मैं उनको क्वेश्चंस के जरिए आपके सामने पटक रहा हूं। बड़ा सा एक पैराग्राफ है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अगर आप पढ़ोगे तो चीजें आपको मिल जाएंगी, ये वाली चीजें मेरे पास होगा तो भी मैं बता दूंगा। रीजन क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ये रहा क्रोमियम, ये रहा क्रोमियम प्लस, और ये रहा क्रोमियम 2+। ठीक है, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर प्लस, और ये रहा कॉपर 2+। राइट, ये होता है 3D10 4s1, ये होता है 3D10, और ये होता है, अब ये तो 3D9 हो ही जाएगा ऑब्वियसली, तो एक काम करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ये हो गया 3D5 4s1, और ये हो गया आपका 3D5। ठीक है, अब यहां क्या होगा? ये तो रीजन है क्या? ये तो है फुलफिल्ड। देखो, यहां क्या लिखोगे? IE1, और यहां क्या लिखोगे? IE2। यहां क्या लिखोगे? IE1, और यहां क्या लिखोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी 2। यही लिखोगे। अब ये कह रहा है कि ज्यादा क्यों होती है, कौन बताएगा? बताओ। तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया रीजन। रीजन में क्या लिखोगे? ये है इसका रीजन, तो ये हो गया IE2 ज्यादा क्यों है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकालोगे? हाफ फील्ड में से। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पूछा जाए कि क्रोमियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, तो बोलोगे कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो हाफ फील्ड से रिमूव होता है, इसलिए ज्यादा है। फिर इसकी देखो, वही बातें घूम फिर के वापस वही आ रही है। इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है? बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम फुलफिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो यही वाली लैंग्वेज ऊपर वाले के लिए भी लिख सकते हो। नोट फटाफट करो, मेरा काम हो गया। पहला सवाल खत्म, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यही चीजें पैराग्राफ में कहीं ना कहीं दी हुई है। ठीक है, दूसरा सवाल, जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है 2। जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बहुत कम होती है, यह दूसरी बात उन्होंने पैराग्राफ में लिखी हुई है, जिसको अपन सवाल बना के लगाते। ठीक है भाई। और क्रोमियम और कॉपर में कंपेयर करना है तो कॉपर ज्यादा होगा, ऐसा कोई कंपैरिजन टेंशन लो मत, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है बस इन जनरल। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? सवाल क्या था उस हिसाब से हमने यहां पे नीचे रीजन लिखे हुए। सवाल पढ़ना, IE2 दूसरों की IE2 से ज्यादा क्यों है? इस सवाल का यह अधूरा सवाल है, इसका मतलब समझो। इसकी पहली और दूसरी को कंपेयर नहीं किया है, वो तो दुनिया में किसी भी एलिमेंट की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा उसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। दुनिया का कोई भी एलिमेंट उठा के ले आओ, कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट उठा के ले आओ, उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरी से तीसरी ज्यादा होगी, तीसरी से चौथी ज्यादा होगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे बोला है कि इन दोनों की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी के जो होते हैं
उनकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, आसपास के एलिमेंट्स जो हैं उनसे ज्यादा होती है। और हम जानते भी हैं कॉपर जिंक का हमने कंपैरिजन किया था, तो IE2 में कॉपर आगे आ गया था। क्रोमियम मैग्नीज को हमने कंपेयर किया था कल वाले लेक्चर में, तो क्रोमियम आगे आ गया था। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पूछा कैसे जाएगा, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। नोट कर लिया, अगला देखिए क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जी IE2 ऑफ जिंक इज लो। रीजन ढूंढते हैं, मिलेगा तो मिल जाएगा। अपने सामने ये वाली चीज तो है ही, अपन कर लेते हैं। ये देखो जिंक है 3D10 4s2 से जिंक प्लस बनाया, बन गया क्या 3D10 4s1 से जिंक 2 प्लस बना, क्या हो जाएगा 3D10। सर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 को किससे कंपेयर करेंगे, तो कॉपर से कर ले। कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होती है, पीछे बता दिया था। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोला, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो और इजीली जाएगा, है ना। रिक्वायर्ड IE2 ये है। अब मैं कह रहा हूं अगर ये 100 है तो ये तो 115 होगी ही, मान लो अगर ये 100 है तो ये 115 है। मैं इसको इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं। अगेन आई एम सेइंग दैट हर किसी एलिमेंट की पहली एनर्जी से ज्यादा उसकी दूसरी एनर्जी ही होती है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का इसके पास वाले एलिमेंट जो कि कॉपर है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से। उसको उस कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए ये वाली बात लिखी गई है कि IE2 ऑफ जिंक इज लो। आप इन पीछे वाले और इस वाले सवाल को कंबाइन भी कर सकते हो। IE2 ऑफ जिंक इज लो वाइल IE2 ऑफ कॉपर इज हाई। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो कि कॉपर की IE2 आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होती है जबकि जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कम होती है। रीजन कारण वही है, इसमें उसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकला। और इसके लिए तुम उल्टा भी सोच सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देगा क्योंकि इसे जल्दी जल्दी क्या बनना है 3D10 बनना है। तो एक ही बात है, कैसे भी बोलो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात तो वही है बेटा, है ना। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2 कम होगी। क्यों जल्दी दे देगा, क्योंकि जब इसमें से एक निकल गया तो ये S1 बचा। अब ये S1 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बोलेगा मुझे भी जल्दी निकाल, अपने सेठ जी को 3D10 बनाना है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फ्री, ठीक है। तो ये 3D10 बनने की चाह में फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, है ना। टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन required less energy to remove ठीक है बेटा। भाई इसको इधर जाना है, फटाक से कर देगा। कंपैरिजन किसका है यहां पे देख लेना, कंपैरिजन किसका है, ये कंपैरिजन हम कर चुके हैं। कॉपर ज्यादा होगा जिंक से IE2 के मामले में। ये कहीं ना कहीं पिछली स्लाइड पे और इस स्लाइड पे जो अलग अलग सवाल लिखे हुए हैं वो अलग अलग सवाल इस रिलेशन को बताते हैं। अलग लैंग्वेज में 2 सवाल बना दिए उन्होंने, है वही रिलेशन। ठीक है भाई। पेनेट्रेशन पावर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या, एक बच्चा पूछ रहा। एक ही एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में पेनेट्रेशन पावर नहीं देखते, वो तो बेरिलियम बोरोन एलिमेंट अलग अलग हैं, वहां पावर देखते हैं पेनेट्रेशन, ठीक है ना।
एक ही एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में तो ऑलवेज चार्ज कंसिडर होता है, ये जीरो चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये वाली एनर्जी कम है और ये वाली एनर्जी ज्यादा ही होगी। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी एलिमेंट की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से कम नहीं हो सकती। यानी कहीं किसी ने अगर पहले 100 रुपए तुमसे लिए हैं और उसी के पास तुम फिर से जाते हो तो वो तुमसे 100 रुपए से ज्यादा ही मांगेगा, उसी के पास जाना है। ठीक है, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 2, यानी कि यहां पे जो बात लिखी है वो किसी और एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 को सोचकर लिखी है। जैसे इसमें लिखी है तो कॉपर की सोच के लिखी है, एज कंपेयर टू कॉपर भी लिख सकते हो आप इसमें। मेल्टिंग पावर बता दो, डीपीपी में था। अच्छा, अब डीपीपी में था तो रुक जा, सबर कर ले, छोड़ूंगा थोड़ी। मेल्टिंग पावर नहीं, पहली चीज है मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पावर, मेल्टिंग पावर तो बेटा तगड़ी रखना अपनी, पिघल मत जाना तू। तू पिघल जाता है क्या? मेल्टिंग पावर, कहां तू पिघल गया? फॉर मैंगनीज एंड जिंक वैल्यू, ये सब बातें लिखी हुई है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। एनसीईआरटी को पैराग्राफ भरना है, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के बातें लिख रहा है फालतू की। सारी बातें तुमको आती है, क्यों? क्योंकि सामने कौन खड़ा है? एमडी, तो सब सिखा देगा। तो अगला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ मैंगनीज एंड जिंक इज वेरी हाई। अभी भी बताओ, क्या ये इसी की 1 2 3 को कंपेयर किया है, इन्हीं की 1 2 3 को कंपेयर किया है, या बाकियों की 1 2 3 से कंपेयर किया होगा? तो आंसर है बाकियों की 1 2 3 से कंपेयर किया होगा। जरा लगाओ दिमाग क्या कह रहा है। तो रीजन की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। सर बोर्ड्स के लिए गाइड कर दीजिए। अबे स्कूल वालों को फीस नहीं दी क्या तूने? है बोर्ड्स के लिए? बेटा बोर्ड्स के लिए क्या गाइड करूं मैं, जब बोर्ड पैटर्न मैंने देखा नहीं, इतने साल हो गए, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने नहीं देखे बेटा, ईमानदारी की बात है। जहां मेरी समझ नहीं है वहां गाइडेंस क्या दूं मैं? क्या गाइड करूं बोर्ड के लिए, बता मेरे को। पहली चीज, मैंने अपने जीवन में जो बोर्ड दिया वो राजस्थान बोर्ड था, सीबीएसई तो था भी नहीं। बोर्ड और स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड अलग अलग होता है। तो आप अपने स्कूल टीचर से पूछो ये चीज, या फिर यहाँ पे कोई बोर्ड पैटर्न की क्लास आपकी अलग से ले रहा है या सेशन ले रहा है कोई टीचर, तो उससे बात करो। गलत जगह पे चीजें क्यों पूछते हो? एक आदमी सब कुछ नहीं जानता, हमेशा इस बात से मत पूछा करो। इंसान है, भगवान थोड़ी है। हर कोई आज की तारीख में ज्ञान दे के चला जाता है, जैसे उसको सब कुछ पता हो। अरे भाई, जो चीज नहीं पता वो नहीं पता। सही जगह से गाइडेंस लो, सही जगह से। भाई बाल कटवाने हैं तो स्कूल टीचर से बात करो, सही बात है। डमी है तो कोई बात नहीं, डमी है तो मैं क्या करूं? डमी है तो यहां कोई बोर्ड पैटर्न का कोई क्लास लगती हो, उसमें टीचर से डिस्कस करो। मैं तो क्या बताऊंगा? और एक बात बता, क्या गाइड करूं मैं बोर्ड पैटर्न, क्या गाइड करूं मैं बोर्ड के लिए, कैसे गाइड करते हैं? बोर्ड का एग्जाम अच्छे देना बेटा, है ना, बहुत बढ़िया से देना, है ना, अच्छा लिखना उसमें, मस्त पूरा भर के आ जाना कॉपी, यही दे दूं? अब यार सीधी बात है, आइडिया नहीं है भाई। ठीक है, जबरदस्ती का गाइडेंस मैं क्यों दे दूं? नहीं है तो नहीं है। तुम मुझे जज करोगे कि इसको तो पता ही नहीं है, तो करो, मेरे क्राइटेरिया में करना ज्यादा बढ़िया है। नहीं बताता मैं, गलत गाइडेंस क्यों दूं? सिर्फ इसलिए कि टीचर हो तो कुछ भी बता दूंगा? अभी कोई पूछ ले यूपीएससी के लिए गाइड करो, अबे नहीं पता भाई। बैंक एग्जाम के लिए गाइड करो, नहीं कर सकते। जिसको जिस चीज की नॉलेज है वो ज्यादा अच्छे से बताएगा। और अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। मैं मतलब मेन तो मैं यही बोलूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, बोर्ड के जो पिछले साल के 5 7 10 साल के पेपर हैं वो देख लो, वो गिने चुने सवाल आते हैं बोर्ड में, वही कर लो, बस यही गाइडेंस है। चल, हाँ क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं ना।
सही बात है ना यार, हर चीज ऐसे थोड़ी है। तू फिर वही बात आ जाएगी, तुम मेडिकल की दुकान पे जाके खीरा मांगते हो, तुमको पता है। ला जा भाई। रीजन, रीजन कैसे लिखेंगे? मैंगनीज लिख दो, Mn+ लिख दो, Mn2+ लिख दो, और फिर अगर इसे तुम Mn3+ बनाओ, फिर यहां पे जिनक लिख दो, फिर यहां पे जिनक प्लस लिख दो, फिर यहां पे जिनक +2 लिख दो, और यहां इसे जिनक +3 बनाओ। यहां आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है, यही होगी। यहां आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ये D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों इनकी तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, आपके सामने लिखे हुए हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर हाफ फील्ड में से निकलेगा, और इसमें से भी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो फुल फील्ड में से निकलेगा। यहां थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम D5 विच इज नॉट एक्चुअली फेवरेबल, इसलिए बहुत जोर आता है +3 में आने के लिए। यहां पे इतना ज्यादा जोर आता है कि जिंक +3 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, डू नॉट एग्जिस्ट जिंक 3+, है ना, जिंक 3+ डू नॉट एग्जिस्ट। हालांकि मैंगनीज +3 तो फिर भी एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, लेकिन जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज से ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि ये लेफ्ट में आता है, ये राइट में आता है, तो इसकी तो वैसे ही ज्यादा है। यानी कि 1 से इसकी 1 ज्यादा होगी, 2 से इसकी 2 ज्यादा होगी, और 3 से इसकी 3 इतनी ज्यादा हो गई कि कभी ये +2 से +3 में जा ही नहीं पाया। मैं ये नहीं कह रहा है कि मैंगनीज +3 एग्जिस्ट नहीं करता, जिंक को कभी +3 देखा है? नहीं। तो जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी 3 इतनी ज्यादा है कि वो कभी +3 में आता ही नहीं है। बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये फेवरेबल स्टेप ही नहीं है, इनफैक्ट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। रीजन बोलो क्या? ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ जिंक। सर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? ओवरऑल चेंज इन एनर्जी इज नॉन एज एंथैल्पी। ठीक है, हम इन जनरल एनर्जी लिख देते हैं, अदरवाइज वो एंथैल्पी ही है, टेंशन मत लो तुम, है ना, वो एंथैल्पी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पूछता कि आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता कि यूनिट का डिफरेंस है वही एनर्जी। एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन है ना वोल्ट की यूनिट में नापा जाएगा, तो वो पोटेंशियल, वोल्टेज को वोल्टेज में नापते हैं ना, वो पोटेंशियल को वोल्टेज में नापते हैं, तो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। अदरवाइज एक तरह से ये तीनों ही एनर्जी हैं, चिंता ना करें उसकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो भाई, अब क्या ख्याल है, इस चार्ट को वापस सामने लेके आते हैं और पता करते हैं कि भैया इसमें से क्या क्या हमने कर लिया और क्या क्या हमारा बाकी है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, है ना, जो कुछ बच रहा था वो हमने लिख लिया है। आई थिंक एक चीज और बच रही है जो कि एनसीईआरटी ने लिखी है, वो भी करवा देते हैं। रुको, रुकना भाई, एक और लिखो। यस, एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है, उसका रीजन देखते हैं कि फॉर कॉपर, निकल, जो मुझे याद है, और जिंक, शायद ये तीन ही थे, कॉपर निकल जिंक, है ना, फॉर कॉपर निकल जिंक इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +2। मतलब समझ रहे हो ना इसका? इसका रीजन लिखा है, और रीजन है क्या? ड्यू टू देयर वेरी ड्यू टू देयर
हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी इतनी ज्यादा होती है कि इनके कभी आपको +3 नहीं मिलेंगे। ना कॉपर आपको +3 मिलेगा, ना निकल आपको +3 मिलेगा, ना जिंक आपको +3 मिलेगा। ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इनकी तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भाई, ठीक है। कॉपर और जिंक जो है मिलते ही नहीं है। कॉपर +3 आप कभी नहीं देखोगे, जिंक +3 आप कभी नहीं देखोगे। और जो हमारा निकल, निकल +3 या Ni+4 जो है वेरी वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। तो हमने भी यही लिखा है कि इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 2। यानी इन तीनों की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप जाओगे तो कॉपर की तो +2 +1 होती है, एक्वस में +2 होती है, जिंक की +2 ही होती है, और निकल की भी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है। 3 और 4 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना। 3 और 4 निकल का आपको देखने को बहुत बहुत कम मिलेगा। द रीजन इज ड्यू टू देयर वेरी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम कॉमनली इनके लिए लिख दें तो हमारे लिए तीनों मेटल को अगर मैं M लिख दूं तो ये M+ है, ये M2+ है, और ये M3+ है, राइट। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हो गई, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी 3 हो गई। तो यहाँ पे ड्यू टू वेरी लार्ज डिफरेंस, ड्यू टू वेरी लार्ज डिफरेंस, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 3, है ना, ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ये केवल +2 में ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये वेरी हाई होती है, वेरी हाई। तो ये लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ओके बेटा, ओके, क्लियर है भाई। चलो, चलिए देखो, ये चैप्टर जो है ना समझ नहीं आता है, मगर ये चैप्टर आपका पूरा पूरा एक अटेम्प्ट बढ़ा सकता है, बिकॉज ये कम से कम 3 सवाल उठा के देते हैं। मतलब लास्ट ईयर उन्होंने 3 उठाए, तो इस बार या तो 2 आएंगे या 3 ही वापस आएंगे। भाई क्या होता है कि पैटर्न देखता है, वो जो भी टीचर है, एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करता है, वो देखता है कि पिछली बार D&F से 3 दिए थे। अब अगर उसकी नजर में ये चैप्टर नहीं अच्छा है तो वो 3 के 2 कर देगा यार, 0 तो नहीं करेगा ना, 1 तो नहीं करेगा, 2 कर देगा। अगर उसे लगा कि पिछली बार 3 दिए तो या तो 3 ही दे देगा या 2 दे देगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार के चांसेस हैं कि या तो 3 के 3 आएंगे या 3 की जगह 2 आएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ में नहीं आता बिकॉज ये वाकई में इंफॉर्मेटिव है। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर मुझे बोला जाए कि आप इनऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर है जो नहीं पढ़ाना पसंद करेंगे, अगर मुझे कोई बोले कि आपको एक चैप्टर आप बताइए जिसे आप पढ़ाना नहीं चाहते, तो मैं कहूंगा कि D&F ब्लॉक, बिकॉज उसे पढ़ा नहीं सकते, उसे बताते हैं। तो यहां मैं सिखा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। मैं सिर्फ बता ही तो रहा हूं आपको। एक बात बताओ, मैंने क्या सिखा दिया, मैंने क्या सिखाया? मैं कितनी देर से सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड बातें कर रहा हूं। मैं उस पर, उससे रिलेटेड चीजें आपको बार 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 बताए जा रहा हूं, दैट्स इट। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को कि हाँ, यहां लर्न करना थोड़ा सा या कॉन्सेप्चुअल चीजें कम है, मगर है इंफॉर्मेटिव। तो करें क्या, क्या करें बताओ। अब ऐसे तो ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स भी होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, है ना। जैसे फिजिकल में भी आई थिंक अब तो हटा दिया होगा, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर था, है ना, बहुत कुछ है। तो है यार, ऐसी चीजें होती हैं तो होती हैं। बायोलॉजी है कि ये होता है, इसके अंदर ये लेयर होती है, इसके एपिडर्मिस और डर्मिस, पता नहीं क्या होता है ना, वो बहुत कुछ भूल भाल गया मैं तो, हालांकि हूं मैं बायो का ही। तो तुम क्या कर रहे हो? मगर नहीं है, नहीं बताएंगे क्यों है इसका, ये लेयर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्यों? वहां तो तुम सवाल नहीं करते,
नहीं करते ना। तो बस वही है कि उसको तुम अच्छी नज़र से देखते हो जूलॉजी को। क्यों देखते हो? क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी से कनेक्टेड है और तुम्हें डॉक्टर वाली फील आती है जूलॉजी पढ़ते हुए ना, बायो पढ़ते हुए एक डॉक्टर वाली फील आती है। उस फील के मारे तुम सवाल ही नहीं करते। एक डायग्राम बड़ा सा टीचर बना के जाता है बायो का, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तीनों लेयर के नाम लिखे हुए हैं, लिखे याद है, कह रहे ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये अलग है, इनका नाम ये होता है, इनका नाम ये होता है। तुम क्यों नहीं पूछ रहे फिर? वो भी तो बता ही रहे हैं, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। यहां मैं बता रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो हर चीज है, हर सब्जेक्ट में हर चीज होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी खूबसूरती होती है। जब आप सब्जेक्ट को अच्छी नजर से देखना पसंद करोगे, या देखना, सॉरी, पसंद क्या, देखना शुरू करोगे ना, सब्जेक्ट को अच्छी नजर से देखना शुरू करोगे, तो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा। अदरवाइज वो कुछ नहीं सिखा के जाएगा। आप यही मान लोगे कि ये तो बहुत घटिया सब्जेक्ट है भाई, मेरे मेरे बस का नहीं आता, इतना घटिया सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी आपको कुछ नहीं सिखा के जाएगा, कहले बक हट शाणे, नंबर ले गया जाइयो जा मेरे बिना तू भी। एक बहस कर रहा है कि एटलीस्ट वो नॉलेज डेली लाइफ में यूजफुल है। अच्छा, डेली लाइफ में क्या यूजफुल है? क्या नॉलेज डेली लाइफ में यूजफुल है? तेरे घर वालों के तूने यहाँ पे चीरा लगा के वो कोशिकाएं दिखा रहा है तू? है, कर लेट जाओ, आज सारी कोशिकाएं निकालूंगा। है, या कह रहा है कि आपके चेहरे पे डेड सेल्स बहुत हो गई हैं, निकाल देता हूं, आओ। निकाल देगा? डेली लाइफ में तेरे यूजफुल हो रहा होगा? या जो तू लोशन लगा रहा है वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है डेली लाइफ में, तेरे को दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बेटा। इसको तो फिर तू डेली लाइफ में एक्सप्लेन कर लेगा, एक्सपीरियंस कर लेगा। और सबसे ज्यादा डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए जाने वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, वो तो तू इससे भी ज्यादा बुरा मानता है। सबसे ज्यादा डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाला सब्जेक्ट जो है ना, वो तो फिजिक्स है। तू चल ले, बिना फ्रिक्शन के चल के दिखा दे, ले चल ले, बिना फ्रिक्शन के चल के दिखा दे। फ्रिक्शन, ग्रेविटी, हर एक चीज उसकी तू डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। बायो कौन डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करता है मेरे भाई? है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो क्या तू निकाल के देख रहा है कि ई कोलाई, क्या बात है, सुडोमोनास है ये तो, देख रहा होगा तू पकड़ के, दिख रही होगी तेरे को फंगल। सबसे ज्यादा डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए जाने वाला सब्जेक्ट ओनली वन, फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री। एटलीस्ट टेस्ट ट्यूब में चीज डाल के कलर तो देख रहा है कि ये देखो मैंगनीज जो है वो कलरलेस था, अब कलर हो गया, तो कह सकता है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर चुका है। ये पहले +7 में था, अब ये +2 में आ गया, जो कि कलरलेस हो गया। ये क्या हो गया? इसने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, तूने नहीं देखे इलेक्ट्रॉन, पर वो कलर तुझे बता रहा है। शरीर के अंदर झांक लेगा क्या? है बेटा, बेस पे मत उतरा कर, एक्सपीरियंस करवा दूंगा डेली लाइफ में सारी। कह रहा रिप्रोडक्शन कर, डेली लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है रिप्रोडक्शन, घर वाले कूटेंगे हैं, और एक्सपीरियंस कर रहा तू डेली लाइफ में रिप्रोडक्शन। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है भाई? रिप्रोडक्शन के नाम पे अगर तू एक्सपीरियंस कर भी रहा होगा तो क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? तुझे क्या दिख रहा है? सब है, सब दिख रहा है क्या तेरे को? नहीं ना? क्या एक्सपीरियंस कर रहा है तू उसके नाम पे? नहीं, ठीक है, बायो के स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनोगे, बात कर सकते हैं ऐसे। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है तू? क्या मजा आ गया? मजा एक्सपीरियंस कर। और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैडम ये सिखा रही है या सर वो सिखा रहे हैं कि मजा आएगा, ये सिखा रहे हैं, ये सिखाते हैं कि मजा आता है बस, या वो जो बातें बता रहे हैं वो तुझे एक्सपीरियंस हो रही है? नहीं हो रही ना। वो जो सिखा रहे हैं वो तो एक्सपीरियंस नहीं हो रही बेटा तेरे को, मजा आ रहा है, वो मजा वो नहीं सिखा रहे। हाँ ठीक है, इसमें क्या हो गया, बायो के स्टूडेंट हो,
बात नहीं कर सकते? कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो मेरे पे उतर आया, वो उसने, मैं पता है मैं ये कह रहा हूं, बायो को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, केमिस्ट्री को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, फिजिक्स को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर उसने मेरी बात काटी। मुझे गुस्सा इस बात का आया कि एटलीस्ट बायो एक ऐसा सब्जेक्ट तो है जिसे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं एटलीस्ट, ऐसा लिखा उसने। तेरी बॉडी में जो 70% चीज है ना, वो ये है, ये जिसको अपन पढ़ रहे हैं, थीटा 104.5 डिग्री होता है। पानी पानी क्यों होता है? क्योंकि एच बॉन्डिंग होती है। करना एक्सपीरियंस, कर कर। पेट्रोल से आग लगा के फेंक दे, पानी नहीं बुझेगा। कर। और डेली लाइफ में कभी जाम बनाए, आगे जाके बुरी आदतें लग जाएं पीने पिलाने की, तो अल्कोहल में पानी मिक्स होता है एच बॉन्डिंग की वजह से। करना एक्सपीरियंस, कर कर कर। मैं बहुत सी चीजें, अब रुक जा, मैं तुझे एक्सपीरियंस कराऊंगा तेरे को डेली लाइफ में, ठीक है? मैं बताऊंगा तेरे को, बहुत कुछ बता दूंगा मैं तो। चल छोड़, मजाक कर रहा हूं मैं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, है? आप पढ़ाओ, मैं पढ़ा ही तो रहा हूं बेटा। आ जाओ भाई। क्या हमने साइज ठोक दी? ठोक दी। क्या हमने एंथैल्पी ठोक दी? ठोक दी। ये ऐसे हैं यहां तक, ये यहां तक जो है ये फटाफट करेंगे, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कुछ नहीं है, सब बताने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें। ठीक है, तो फटाफट आ जाओ। सबसे पहले में क्या है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ए हे बॉय, कहां गया? ले भाई, ले भाई, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला को मारो गोली, सीधी बात है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना पॉइंट समथिंग। ये हो गया तेरा एम डी जे। अब यहां पे बहुत सारे लिखेंगे कि उस टीचर को कॉपी किया। अबे तो मैं ही थोड़ी देखता हूं उनके वीडियो, वो भी तो देखते होंगे मेरे। ले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 3 4 5, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। सर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिंक की एटोमाइजेशन एंथैल्पी 3D सीरीज में सबसे कम होती है, क्योंकि उसका 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। जब मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है तो जिंक को जिंक से अलग करने में जोर कम लगेगा, हो गई एटोमाइजेशन एंथैल्पी कम। वैसे अब पढ़ाऊंगा, मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है? ले आ जा। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, वो तो हमने लिख दिया कैसे निकालते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सब्सटेंस मैनली टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड। कह रहे या तो पास आएगा या दूर जाएगा। एक होता है डाया मैग्नेटिक, पी से दूर। एक होता है पैरा मैग्नेटिक, पी से पास। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। गलती नहीं करना है, मैंने तो देखा है बेटा, ड्रॉपर बच्चे भी डाया और पैरा उल्टा कर देते हैं। फिर एक आता है फेरोमैग्नेटिक, फिर आता है फेरोमैग्नेटिक। तो ये हो गया फाड़ू पास। कि एक होता है दूर डायामैग्नेटिक, पास पैरामैग्नेटिक, फाड़ू पास फेरोमैग्नेटिक।
लिखा हुआ है इसमें, है ना। substances which are attracted very strongly are said to be the ferromagnetic. In fact, ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism. पैरामैग्नेटिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म फेरोमैग्नेटिज्म होती है. Many of transition metals are paramagnetic, and the reason is due to presence of unpaired electron. बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भाई. फिजिक्स में है. हाँ, और ये चीजें तो आप फिजिक्स में अच्छे से कर ही लेते हो, इतना कुछ है नहीं. फिर इन्होंने क्या लिखा है, पैरामैग्नेटिक किस वजह से होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ये सब लिखा हुआ है. ये फॉर्मूला हमने कर ही लिया, छोड़ो इसको, तो हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. और किस में नापते हैं, तो बोहर मैग्नेटॉन्स, जो इसकी बीएम, इसकी जो है वो यूनिट होती है बीएम, ठीक है, वो यूनिट होती है. मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से इंक्रीज होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसमें यही काम का है, ठीक है भाई. तो मैग्नेटिक मोमेंट से आप पता लगा सकते हो कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है भाई. अब ये टेबल वेबल अपन ने ली नहीं है, हटा दो इसको. ली भी है तो ये रही, तुम अपने खुद हिसाब से देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हटा रहा हूं. फिर आता है अगली प्रॉपर्टी, ये वाला हो गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. तुमने जो नोट किया है वो सिर्फ इतना है, तुमने जो नोट किया है वो क्या है, इतना सा है बस. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन मेटल्स, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दो. ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वजह से शो होता है, ठीक है. जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग, ये आप नोट कर लो. बाकी तो पैराग्राफ सारा एनसीईआरटी का है. आप इस डी एंड एफ के लिए आप एक काम जरूर करना, आप अपने नोट्स के साथ इसकी पीडीएफ को जरूर रीड करना, क्योंकि मैं साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बेटा, तो दिक्कत ना आ जाए आपको, ठीक है. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नहीं है उसमें. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना पॉइंट समथिंग होगा वो निकालना है बस, है ना. और फॉर्मूला भी लिखा हुआ था उसमें. और क्या था भाई, अरे कहाँ गया है यार, वो मैं भूल जाता हूँ बार बार. वो कहाँ गया, वो एक टेबल सी थी ना. हाँ, अगला है, ये तो हो गया अलॉय फॉर्मेशन. अलॉय फॉर्मेशन का मतलब होता है एक मेटल के साथ दूसरा मेटल मिक्स कर देना. ये रहा एक मेटल, ये रहा दूसरा मेटल. अब मैं यहाँ पे चाहूं कि तीसरा मेटल अलग कलर से, जिसको मैंने शो किया है, वो बीच में फंसा दूं, ठीक है, बीच में फंसा दिया. तो बीच में फंसने के लिए, है ना, और वापस मान लो यहाँ पे मैंने और कुछ फंसा दिया, एक और फंसा दिया, ये लो, एक और फंसा दिया, है ना. फिर यहाँ फंसा दिया, ये लो. फिर यहाँ पे वापस ये ले लिया, कलर अलग कर रहा हूं मैं. मान लो एक साथ बहुत सारे मेटल्स मुझे मिलाने हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर अगर कोई नया मेटल बनाया जाता है तो उसे कहते हैं अलॉय. क्या बोलते हैं बेटा उसको, अलॉय. आपके जीवन में अलॉय अभी तक सिर्फ टायर, कार के टायर या बाइक के टायर तक ही रहते हैं. बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अलॉय इज, है ना, मिक्सिंग ऑफ मेटल मोर देन टू. अगर दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर आपने एक नया मेटल बनाया है तो उसे हम अलॉय कहते हैं. सिंपल है. अब मिक्सिंग के लिए क्या जरूरी है, तो मिक्सिंग के लिए इन्होंने कहा कि जरूरी है कि साइज के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो, साइज के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो. मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं. जूस की शॉप है, मौसमी, मौसमी जानते हो, वो नीला वाला ऑरेंज, सॉरी ग्रीन वाला ऑरेंज, मौसमी जानते हो, मौसमी, उसको कहते हैं क्या वो तो नहीं पता. मौसमी जो होती है ना, मौसमी, मौसमी बोलते हो, मौसमी बोलते हो, कुछ भी बोल दो, वो जमी हुई होती है. जूस की शॉप पे जाते हो कि भैया जूस बनाओ एक, तो वो उन्होंने मतलब यूँ माहौल बनाने के लिए, दुकान बढ़िया दिखे उसके लिए ऐसे ऐसे जमा रखा होता है. तो तुम्हारे में से किसी को मन किया कि यार मैं जूस नहीं पीऊंगा, मौसमी खुद चूसूंगा. अब बहुत सारे होते हैं कि मैं डायरेक्ट जूस पीना चाहूंगा उसका. भाई एक तो होता है निकाल के पी लो, एक कह रहे कि नहीं मैं ही निकालूंगा, मैं ही पीऊंगा. तो तुम में से कोई ऐसा है, उसने कहा कि मैं डायरेक्ट मौसमी का जूस पीना चाहूंगा,
तो उसने मौसमी निकाल ली वहां से। किस में से? ऐसे ही जमी होती है वो मौसमियां, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे जमी होती है, बीच में हल्के हल्के गैप होते हैं, इसे ही बोलते हैं मेटेलिक लैटिस। जैसे आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस का लैटिस होता है, वैसे यहां मेटल 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 का लैटिस होता है। इसी लैटिस को हम बोलते हैं, जैसे वो मौसमी जमी हुई है, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐसे एक मौसमी निकालोगे, लेकिन आप चाहोगे कि सारा तो ना बिगड़े, लेटिस तो खराब ना हो, लेटिस स्टेबल तो रहे, तो आप क्या करोगे कि उसी की साइज का कोई फ्रूट दूसरा रख दोगे, या यूं मान के चलो कि वो स्पंज की बोल ले गए स्माइली वाली, धीरे से वो फिट कर दी, कह रही मैं बिना जूस की मौसमी लिख देता हूँ, ठीक है, कह रहे कि ये निकाल लेता हूँ जूसी और इसको अंदर यहां रख देता हूँ, दूसरी वाली रख दी, लगभग साइज सेम है, नहीं गिरेगी वो सारी मौसमियां। लेकिन तुम में से कोई महान आदमी है, कह रहा कि निकालूंगा तो मौसमी, लेकिन बदले में रखूंगा तरबूज, क्या तुम वहां तरबूज रख सकते हो? नहीं। या बदले में तुम नींबू रख सकते हो? नहीं। इसका मतलब है न तो साइज बहुत छोटी होनी चाहिए जो बाकी है मेटल, जिस मेटल को, जिन भी मेटल्स को आप मिक्स कर रहे हो उनकी साइज के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो वो एक दूसरे से छोटे होने चाहिए बहुत, ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए। आप तरबूज रखोगे तब भी मौसमियां गिरना तय है, यानी कि लेटिस नहीं बनेगा, और लेटिस नहीं बनेगा तो इसका मतलब है अलोय नहीं बनेगा। अलोय तभी बनेगा जब एक साथ सारे मेटल्स मिक्स हो जाएं और लेटिस बना ले। और तुम नींबू रखोगे तब भी लेटिस नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया आप जो मिक्स कर रहे हो ना मेटल, वो एक दूसरे से सिर्फ 15% का गैप लेके बैठने चाहिए। कितने? 15%। ये देखो, alloys are formed by atoms with metallic radius, जिनकी मेटेलिक रेडियस मने की साइज that are within about 15% of each other, एक दूसरे से 15% के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से जो भी मेटल आप मिक्स कर रहे हो वो एक दूसरे से 15% के आसपास ही वेरिएशन होना चाहिए। कि तू मेरे से 15% बड़ा है चलेगा, तू मेरे से 15% छोटा है रख दो थोड़ा सा, मतलब मौसमी निकाल के अनार रख दो, मौसमी निकाल के अमरूद रख दो, मौसमी निकाल के एप्पल रख दो, चलेगा, लगभग सेम साइज के आते हैं। मगर नींबू रख दो, वो छोटा वाला लाल बेर आता है वो रख दो, नहीं चलेगा। तरबूज रख दो, नहीं चलेगा। खरबूजा रख दो, कद्दू रख दो, नहीं चलेगा। तो ये सबसे जरूरी है। कुछ दिए हुए हैं, जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है उसे ब्रास बोलते हैं। जर्मन सिल्वर में अच्छी बात है कि सिल्वर नहीं होता, ठीक है। जर्मन सिल्वर एक अलॉय होता है जिसमें सिल्वर नहीं होता है, क्योंकि वो मजे तुम्हारा ले जाएगा और बोलेगा जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तुम्हें लगेगा सिल्वर तो हो गई, सिल्वर बोल रहा है, तो नहीं होता बेटा। कॉपर और जिंक और निकल, ये कितने परसेंट रेशियो या परसेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। आप तो सिर्फ कॉपर जिंक और कॉपर जिंक निकल लेना। और एक ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, गोल्ड मेडल है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, जिसे हिंदी में काश्य कहते हैं, कासा कासा है ना, काश्य, वो ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन से बना हुआ। किससे बना होता है बेटा? वो कॉपर और टिन से वो बना होता है। तो ये अलॉय फॉर्मेशन होता है। अलॉयस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना, और उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, है ना, ये भी अच्छा पॉइंट है। जनरली alloys have या alloys are harder and have high melting point than, या मेल्टिंग पॉइंट बस, देन तो वो ऑब्वियसली जो प्योर मेटल है उससे होगा। तो अलॉय जो आप बनाते हो वो ज्यादा हार्ड होते हैं। कई जगहों पे अलॉय बना के उनका वेट कम कर दिया जाता है, मगर हार्डनेस जो है वो ज्यादा रखी जाती है ना, और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है बाकियों से। तो कार के टायर भी अलॉय, तो हम उसको बोलते हैं कि अलॉय व्हील है, ये है आपका ऐसा मॉडल, ये आपकी ये मॉडल है ऐसा है, इसमें अलॉय व्हील आते हैं। ये अलॉय व्हील क्या है? व्हील का नाम नहीं है, वो व्हील होता है, वो जो मटेरियल जो होता है वो अलॉय होता है। क्यों? क्योंकि उसे लाइट वेट करके स्ट्रॉन्ग बना देते हैं।
लाइट वेट कर लेते हैं तो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, वजन कम रहेगा कार में। दूसरा, वो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, जो भी जरूरत होती है, ठीक है। और एक आती स्टील रिम्स, तो स्टील रिम है वो तो स्टील है, तो स्टील रिम बोलते हैं। और एक को बोलते हैं अलोए व्हील। तो अलोए का मतलब बेटा वो व्हील का नाम नहीं है, वो जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, जिस जो रिम उसकी बनी हुई है अंदर की, वो एलोए है, ठीक है बेटा। चलो आओ, क्या कहती है एनसीईआरटी एलोइज के बारे में, जरा देखते हैं। साथ के साथ एनसीईआरटी हो रही है, और ये फर्क आपको तब नजर आएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इस चैप्टर के बाद, तो आपको लगेगा अरे वाह यार, बोर्ड की तैयारी हो गई अपनी तो साथ के साथ, और इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी पढ़ा दी, जो कि नीट के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आना तो यहीं से है। एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। एलॉयज मे बी होमोजीनियस solid solutions in which the atoms of one metals are distributed randomly among the atoms of the other। भाई मेटल को लिक्विफाई किया, दूसरे मेटल को लिक्विफाई किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। Such alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other। ठीक है भाई, ऐसे alloy किससे बनाए जाते हैं, 15% वाली बात बता दी। Because of the similar radius and the other characteristic of transition metals, alloys are readily formed by the transition metals, these metals। तो हमने देखा कि हमने साइज, है ना, आपको मैं बता दूं कि alloys क्यों ज्यादा बनाते हैं, है ना। तो हमने साइज देखी थी कल, याद करो, ऐसे करके ऐसा कुछ था, फिर ऐसे करके ऐसा कुछ था, और फिर यहाँ पे कुछ एक और ऐसे, ये दूसरी लाइन ले लो, ये ले लो, और फिर एक और लाइन थी जो कि यहाँ से तो ऊपर थी, यहाँ से मिक्स हो गई थी, और लगभग इसके बराबर ही चल रही थी, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी साइज होगी, और ये सबसे मिनिमम साइज का होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ 12 पिकोमीटर के आसपास रेंज थी, जो यहाँ साइज थी, और यहाँ मेरे ख्याल से 17 पिकोमीटर या 17.5 पिकोमीटर के आसपास। अगर आपके पास वो ग्राफ है तो एग्जैक्ट आई डोंट नो क्या वैल्यू है, आप वो ग्राफ देखो साइज वाला जो कल हमने किया था, आप देखना उसको, आपके पास है वो ग्राफ, ग्राफ देखो आप। ये ग्राफ याद आ रहा है, कल साइज का ग्राफ बताए, एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस का ग्राफ देखिए आप, एटॉमिक रेडियस का ग्राफ देखिए, है। स्टील भी तो मिक्सचर है, स्टील में तो कार्बन होता है, मिक्सचर क्या है, स्टेनलेस स्टील अलॉय होता है, याद रखना। स्टील, नॉर्मल स्टील, लोहे के साथ कार्बन है, और कुछ नहीं है, लोहे के साथ कार्बन है और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, उसमें और अदर मेटल्स भी होते हैं, वो भी देखेंगे हम, है ना। स्टेनलेस स्टील नाम सुना है, वो एलॉय होता है, में क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट टाइप के मेटल्स भी मिक्स करते हैं। यस, 12 से 19 है, 12 से 19 है, 12 से 17 है, सबकी अलग अलग एनसीईआरटी है? सबकी अलग अलग एनसीईआरटी। रुक जा बे, अब तो मेरे को डाउट हो गया खुद पे। हाँ, 12 से, लगभग 12 से 17-18 है कुल मिला के, ऐसा मान लेते हैं। हाँ मतलब 12 से 17-18 मान लेते, चलो। कितना पिकोमीटर हुआ, 6 पिकोमीटर। आपने एक चीज नोट करी, सिर्फ 6 पिकोमीटर में पूरा डी ब्लॉक आ गया, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट 6 पिकोमीटर के ब्रैकेट में समा गए। कोई एक दूसरे से इतना ज्यादा बड़ा या इतना ज्यादा छोटा है ही नहीं। यही तो हमारी पहली शर्त है अलॉय बनाने की, कोई किसी से बहुत ज्यादा छोटा या कोई किसी से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। यह हमारी अलॉय फॉर्मेशन की सबसे पहली शर्त है। और यहां पे हमको यह पता चल रहा है कि 6 पिकोमीटर के गैप में, नैनोमीटर, सॉरी, नैनोमीटर में, ओके, नैनोमीटर ले ले यार भाई, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही है ना। नैनोमीटर ले ले, खुश खुश रहे। 6 नैनोमीटर के गैप में पूरा डी ब्लॉक आ गया। हाँ नैनोमीटर है यार, कर लो यार, तुम कर लो, कर लो यार।
कॉपर और टिन क्या है, एक पूछ रहा है। मेटल है बेटा, कॉपर भी मेटल है, टिन भी मेटल है। मेटल है कॉपर और टिन। कोई बात नहीं, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी बेटा तेरे को, क्योंकि अटेम्प्ट जो है वो लिमिटेड होने वाले हैं। तो तुझे हर ज्यादा साल पूछने की जरूरत नहीं है कि कॉपर और टिन क्या होते हैं। तू मतलब समझ रहा है ना, संघर्ष कम हो गया अब तेरा। अब तुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा तू 3 बार पूछेगा ऐसी चीज, तो अब थोड़ा खुश हो जा, अब तू ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है तेरे को। 3 4 ही हो जाएंगी तो बढ़िया है ना, हर साल नहीं पूछना पड़े तेरे को। चलो, तो 6 नैनोमीटर के गैप में पूरा डी ब्लॉक आ गया। इसका मतलब डी ब्लॉक के मेटल्स एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बड़े हैं ना ही बहुत ज्यादा छोटे हैं। यही हमारे एलॉय फॉर्मेशन की पहली शर्त है। इसीलिए डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तो आपसे पूछा जाए वाई डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ एलॉयज, या वाई डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म एलॉयज, रीजन बोलो क्या? ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन देयर साइज। वापिस बोलो क्या? वाई डी ब्लॉक, सवाल लिख लो, वाई डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म्स alloys, है ना, रीजन ड्यू टू similarities in their radius। एक दूसरे से कोई ना तो बहुत छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। लो वेरिएशन इन साइज, ड्यू, या ऐसा भी लिख सकते हो, ड्यू टू वेरी लो वेरिएशन इन साइज, या ड्यू टू सिमिलरिटीज इन साइज, एक ही बात है। एक अभी भी लिखा हुआ है, करण दुबे अभी भी कह रहा है कि 12 से 19 है नैनोमीटर। 6 नैनोमीटर की जगह 7 नैनोमीटर करो। मैं कह रहा हूं 10 नैनोमीटर कर ले तू, तब भी बोलूंगा कि 10 नैनोमीटर भी बहुत बड़ा ब्रैकेट नहीं होता। ठीक है, तो कॉपर और टिन की साइज में तो ज्यादा डिफरेंस होगा, है ना बेटा? 15% से ज्यादा तो नहीं होगा। चेक कर ले टिन की साइज। अब टिन डी ब्लॉक का नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूं, टिन डी ब्लॉक का नहीं है, टिन बी ब्लॉक का है। पर साइज की वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, कॉपर की साइज और टिन की साइज। तो उस हिसाब से तू आंसर कर सकता है। कॉपर की साइज और टिन की साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। टिन की मेटेलिक रेडियस देखना, लेकिन देखे तो हम्म, चले आगे। चल भाई, बाकी मुझे तो डेटा वेटा तो नहीं पता, जो है वो है, ब्रोंज कॉपर और टिन नहीं होता है, तो मेरा माथा मत खाओ भाई। और क्या लिख रहा है? ये सब वही लिखा हुआ है, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। द बेस्ट नोन आर फेरस अलॉयज। लोहे के साथ बहुत कुछ मिलाया जा सकता है, क्रोमियम मिलाया जा सकता है, वेनेडियम मिलाया जाता है, टंगस्टन मिलाया जाता है, मोलिब्डेनम मिलाया जाता है, मैंगनीज मिलाया जाता है ना। और ये किसके प्रोडक्शन में होते हैं? वेराइटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील। स्टील और स्टील, और हम जो नॉर्मल स्टील यूज करते हैं वो लोहे में सिर्फ कार्बन होता है बेसिकली। alloys of transition metals within with non transition metals such as brass, copper, zinc, है ना। हाँ, ट्रांजिशन के साथ नॉन ट्रांजिशन, जिंक नॉन ट्रांजिशन होता है, याद होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन है।
ब्रोंज, कॉपर एंड टिन आर ऑल्सो कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। लिख दिया हमने हमने छांट के अलग से लिख दिया। फिर आता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, रिएक्शन नहीं है, रीजन है। कुछ चीजें तो हर साल वही वैसी वही पड़ी है, उसको बोल दिया कि भाई बदल देना, तब भी भाई नहीं बदलेगा, क्योंकि भाई नहीं बदलेगा। अगला लिखिए कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। होता क्या है वो सुनो। पहली चीज, कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करेंगे? अब ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है क्या, ये देखो। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारी रिएक्शन में डी ब्लॉक, आप डी ब्लॉक के मेटल्स देखते हो, वहां पे बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक में भी देखी आपने, इनऑर्गेनिक में भी जो है वो रिएक्शंस हम देखते हैं। तो जैसे ये एक हेबर्स प्रोसेस होता है, हेबर्स, अमोनिया का अमोनिया बनता है इससे ना, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें ना आयरन का पाउडर यूज होता है ना, इसमें आयरन का पाउडर यूज होता है। कैटलिस्ट कौन होता है? Fe का पाउडर, आयरन। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कई बार मीडिएटर का काम करता है। भाई एक बार हो सकता हो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे को दे दे, तो मीडिएटर की तरह काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है तो मीडिएटर का काम करेगा, है ना, कि +2 से एक बार इलेक्ट्रॉन छोड़ के +3 में जाएगा और वापस खा लेगा तो फिर +2 में आ जाएगा, ऐसी चीज है। फिर SO2 से SO3 बनता है, इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये सब पी ब्लॉक में हुआ करते थे। अब इतना डिटेल में पी ब्लॉक पढ़ना ही नहीं होता। ये उसमें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है, V2O5, यानी कि ये भी वेनेडियम का ही ऑक्साइड है। यानी डी ब्लॉक वालों के, डी ब्लॉक वाले मेटल्स और उनके कंपाउंड्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। वेजिटेबल ऑयल, जो डालडा होता है, डालडा घी, वो कैसे बनता है? तो वो ऑयल का हाइड्रोजिनेशन से करने से होता है, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करने से होता है, जो कि Ni निकल या पीडी पैलेडियम, पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करो, आप इसका हाइड्रोजन खिलाओ वेजिटेबल ऑयल को, ठीक है। कहते हैं ना वो सैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट, वो कन्वर्जन होता है हाइड्रोजिनेशन से, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने। ये रहा आपका, इसे बोलते हैं, है ना, वॉकर प्रोसेस ना। वॉकर प्रोसेस होता है जो कि एल्डिहाइड कन्वर्ट करता है, PDCl2 अगर हम बोलें तो इसके अंदर PDCl2 ही होता है, आई थिंक, वॉकर प्रोसेस। ठीक है भाई, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिए। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है उसमें टाइटेनियम होता है, और ये हमने पढ़ लिया है। यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन, कहाँ पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है। विल्किंसन कैटलिस्ट में भी हमने पढ़ा है। विल्किंसन कैटलिस्ट भी ये होता है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पढ़ ली, इस कॉम्प्लेक्स का नाम पढ़ लिया, और ये एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। सब कुछ इधर जो लिखे हुए हैं ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा वीडियो उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये चीज पढ़ लिया। याद करने हैं क्या? बिल्कुल करने हैं। वो तो सीधा पूछ लेगा भले कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या यूज होता है कैटलिस्ट, तो अब तुम क्या करोगे वहां पे? तुम ये बोलोगे कि मैं तो याद नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा याद। नहीं कर सकते ना, ऐसे ऐसी बहस नहीं कर सकते बेटा। एनसीईआरटी क्या कहता है कैटलिस्ट, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी के लिए? एनसीईआरटी क्या कहता है देखिए, द ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation state. ये ability उनमें क्यों होती है? पहला है
मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा है वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। वेनेडियम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, फाइनली डिवाइड आयरन हेबर्स प्रोसेस में, निकल और जो है पैलेडियम, वो सम ऑफ द एग्जांपल्स, कैटलिस्ट एट द सोल। अच्छा, अब ये बोला कि ऐसा क्या करेगा ये, तो बताओ। मान सुनना बात को, ये वाली लाइन यहां से समझा रहा हूं, यहां से समझा रहा हूं। ये जो लाइन दिखा हुआ है ये वाला, ये लाइन, ये जो पैराग्राफ है, ये हमारा दूसरा रीजन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी विद रिएक्टेंट्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी विद रिएक्टेंट, भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये भी समझा दूंगा। अभी मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। देखो, मान लो एक रिएक्टेंट है ए बी, और इसकी रिएक्शन करनी है सी डी के साथ, और यहां पे तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है ए सी और बी डी। समझना मेरी बात को। तो ये प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट अगर बनेंगे, उसके लिए जरूरी क्या है कि ये वाले बॉन्ड टूटेंगे तभी तो बनेंगे। अरे भाई, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो रिएक्शन होगी, पता है। तो पुराने बॉन्ड टूटे, बहुत सी जगह पे क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है वो सुनना। कैटलिस्ट एट सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि इनकी सॉलिड सरफेस पे जाएगा, आप जो कैटलिस्ट मिलाओगे वो इनकी सॉलिड सरफेस पे जाएगा, और ए और बी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ए को बी से बहुत प्यार है। अगर ए और बी का और सी और डी का एक दूसरे से ध्यान भटका दो तो इनके बीच की बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाएगी। और बेटा, दो के बीच की बॉन्डिंग वीक कब होती है, जब एंट्री तीसरे की होती है। तो तीसरा कौन, कैटलिस्ट। आपने कैटलिस्ट की एंट्री करवा दी, और कैटलिस्ट इनकी सॉलिड सरफेस, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, इनकी सॉलिड सरफेस पे जाके इनको छेड़ रहा है। कह रहा क्या, ए और बी है ना, आजा तुझे हेवन दिखा, वो वाली बात है। कह रहे कि क्या कर रहा है, ए और बी है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते, कॉम्प्लेक्स। कह रहे मेरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट, तूने सुना तो होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बढ़िया बनाते हैं। मेरे पास खाली डब्बा है ना, आजा बॉन्ड बनाएंगे, मेरे पास खाली डब्बा है। तंग कर रहा हूं, बार बार तंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए कि ये जल्दी जल्दी रिएक्शन करें। ये जल्दी जल्दी रिएक्शन कब करेंगे, जब ये आपस में अपना बॉन्ड जो है वो वीक करेंगे। जब ये आपस में अपना बॉन्ड वीक करेंगे तो तुम्हारी को एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली वो एनर्जी जहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ऐसा ही बोलते हैं देसी भाषा में, प्रॉपर डेफिनेशन तुमको पता है, ठीक है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी जल्दी फास्ट होगी, हम जानते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करें कि कैटलिस्ट को भेज दिया, वो इनकी सॉलिड सरफेस पे जाके चिपक गया और इन्हें कह रहा आ जाओ बॉन्ड बनाएंगे। इन्हें पागल बना रहा है, इन्हें पागल बना रहा है। और ये क्या कर रहा है कि दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस। मतलब इसने क्या किया, इनको बुला लिया। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ इसको छेड़ा या इसको छेड़ा, नहीं, इसने क्या किया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास पास नहीं जा रहे थे। भाई हमें तो इसमें से और इसको आपस में रिएक्शन कराना है, और जब इसको और इसको आपस में रिएक्शन करवानी है तो इन दोनों का पास में होना जरूरी भी है, और इन दोनों का पास होना जरूरी है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा होनी चाहिए। अब मेरे को एक की, मान लो मुझे किसी से रिएक्शन करनी है और वो बहुत दूर है और कंसंट्रेशन कम है, तो मैं रिएक्शन कैसे करूंगा। तो कैटलिस्ट अंदर गया और उसने सबको बुलाया कि आ जाओ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सब भाई लोगों मिलके सब एक साथ आ जाओ, आ जाओ, ए हेलो ओ कोने वाला तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ, सब आ जाओ, अपन सब इकट्ठे भाई भाई, सब इकट्ठे ले आया। इकट्ठे लाकर क्या किया उसने, कंसंट्रेशन अपने सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अपने सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी। मतलब गया है ना, मॉलिक्यूल की सरफेस पे चिपका और फिर अपनी वाली सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल चिपका दिए एक करके, ऐसे 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 रिएक्टेंट सारे चिपका दिए। सारे रिएक्टेंट जो दूर दूर थे वो सब पास आ गए। जब रिएक्टेंट पास आए तो उन्होंने देखा कि अरे अब तो रिएक्शन करनी पड़ेगी, जब पास ही आ गए तो, है ना, तो उनका मूड बना, उन्होंने रिएक्शन कर ली।
तो मूड बना तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी। किसने करवाया ये काम? किसने काम करवाया? बिचौलिया ने। बिचौलिया कौन? कैटलिस्ट। कौन? जो तुमने मिलाया था कि तेरा काम है इनको पास लाने का, तू कुछ नहीं करेगा। बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा जिसकी वजह से ये नजदीक आएंगे, और जब नजदीक आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और ये रिएक्शन कर जाएंगे। एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि ये ऑलरेडी ये काम करके दो काम करता है, एक जगह पे बुला रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। दूसरा वाला काम मैंने पहले बता दिया था कि ध्यान भटका रहा है, एक दूसरे के ऊपर से कह रहा है बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सुना है नाम कभी कॉम्प्लेक्स? बोल नहीं सुना। कहते क्या कर रहा है इसके साथ? हल्का कर बॉन्ड, इतना भी कुछ नहीं है, वो तेरे बारे में उल्टा सुल्टा ही बोलता है, वो तो ऐसे ही घूम रहा है तेरे साथ। ऐसे करके भड़का दिया उसको। कुल मिला के दो काम करके इसने एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया, तो हमारे को वो रिएक्शन फास्ट होती हुई नजर आ गई। दैट्स इट। और बताओ, मैं ऐसे पढ़ाता हूं और एक बच्चा कहता है डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बेटा जो चीजें मैं बताता हूं ना, उससे तो तू बैठे बैठे बायोलॉजी भी एक्सपीरियंस कर लेता है समझ रहा है? हाँ। तो अपन तो केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी एक्सपीरियंस करवा रहे हैं ना बेटा, देख। फिर कहता तू कि ले। चल भाई आगे, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हो गई। आगे लोग कहा अच्छा कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में ये जो हमने देखा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली बात अभी हमने कर ली। एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये कैसे करके रिएक्शन करवाते हैं, उसकी एक रिएक्शन इन्होंने यहां दी हुई है, देखो, है ना? ये है ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आयरन 3, है ना, Fe+3। ये देखो I माइनस, और इसे बोलते हैं परऑक्साइड, जो परऑक्सो एसिड होता है ना, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का आयन है ये, पर सल्फेट आयन। पर सल्फेट आयन और यहां आयोडीन है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है? कौन बताएगा इसमें? सल्फर की हुई है क्या? कौन बताएगा? क्योंकि ये तो मुझे लगता है रिडॉक्स में भी पड़ी है रिएक्शन, ये बिना रिडॉक्स, रिडॉक्स में ये रिएक्शन है, पक्का है। सर स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है क्या? कह सकते हैं, लेकिन ये तब डिक्लेयर हो पाएगा कि मान ले तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू लिख सकता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन थी वो, क्योंकि तू उसी नज़र से देख रहा होगा स्टैंड अप कॉमेडी। और अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो ये लेक्चर ही चल रहा है, D&F ब्लॉक, ठीक है? वो तेरे ऊपर, रिजल्ट डिसाइड करेगा कि क्या चल रहा है ये। यस। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है? नहीं नहीं, आयोडीन की तो हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, मानता हूं मैं, लेकिन सल्फर की हुई है क्या? इधर किसकी हुई है? इधर सल्फर की हुई है क्या? नहीं, आयोडीन की हुई है, मगर आयोडीन कर किसकी रहा है चेंज? भाई ऑब्वियसली I माइनस से I2 हुआ है, तो I माइनस का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, मानता हूं मैं, है ना, कि I माइनस तो -1 से 0 में आया, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन रिडक्शन भी तो हुआ है फिर किसी का। रिडक्शन किसका हुआ है? सल्फर का हुआ है क्या? नहीं होगा शायद, ऑक्सीजन का हुआ है, बिकॉज आपने यहां पर लिखा हुआ है, इसमें परोक्साइड लिंकेज होता है, ओ ऐसा होता है बेटा ये। इसमें कैसा लिंकेज होता है? परोक्साइड लिंकेज होता है, SOOS ऐसा वाला लिंकेज होता है इसका। ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस। देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ
तो ये हो जाएगा H2S2O8, इसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या है कि हर ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 में है। ये देखो परऑक्साइड है, ये क्या है परऑक्साइड O2 यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 है। परऑक्साइड लिंकेज, इसमें परऑक्सो लिंकेज है, ठीक है, ये इसमें परऑक्सो लिंकेज है, ये देखो -1 है। तो इसमें ऐसे ऑक्सीजन है जो -1 है, लेकिन सल्फेट में ऐसे ऑक्सीजन नहीं है जो कोई -1 हो। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो -2 ही है। ये तो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड है ये। तो इसका मतलब है जब ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन -2 में जाएगा तो रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो इसके अंदर बैठे हुए ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं। दे कौन रहा है आयोडीन। मगर सवाल वही, आयोडाइड सॉरी, मगर सवाल वही, ये आयोडाइड जो महाराज हैं, ये आयोडाइड महाराज हैं, ये डायरेक्ट नहीं खिला पाते। तो देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि I- ने पर सल्फेट आयन को रिड्यूस कर दिया। नहीं, I- की इतनी औकात नहीं है कि वो पर सल्फेट आयन को रिड्यूस कर दे या ऑक्सीजन को जो है वो -1 से -2 में ले आए, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ था फिर इस रिएक्शन में? तो इस रिएक्शन में हमने एक कैटलिस्ट मिलाया था विच इज Fe+3। हमने मिलाया था इसमें कि तू जाइयो और अपना काम करके आना, रस्ते जाना रस्ते आना। तो तुमने कहा, इसने कहा ठीक है, कि छेड़छाड़ नहीं करेगा, जो बोला है वही करना। तेरे को जहां बोला बीच में खड़ा हो जाना, बोले ठीक है। इधर से एक भैया आएंगे जो तेरे को सामान जलाएंगे, वो सामान लेना और यहां से इधर दे देना। तो इसने बोला ठीक है। तो बोला जब तू जाएगा तो जैसा था वैसे का वैसा वापस लौट आना, क्योंकि तेरा काम है उधर से इलेक्ट्रॉन लेकर इधर दे देना। बोला ठीक है मैं ये कर लूंगा। तो पहले Fe+3 गया I- के साथ और I- को बोला कि क्या हुआ, तो I- ने बोला यार वो पर सल्फेट आयन है, मैं उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा हूं। तो बोला कि कोई बात नहीं, हम हैं ही इसीलिए मैं +2 में भी एग्जिस्ट करता हूं, तो एक काम कर पहले मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसने पहले इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, I2 तो हो गया फ्री और Fe+2 बन गया बेटा। फिर ये Fe+2 अंदर गया और Fe+2 गया किसके पास, इसके पास। बोले क्या चाहिए, बोले कि इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या। तो इसकी औकात है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना था कि इसने क्या किया, Fe+2 ने वो इलेक्ट्रॉन जो कि इसका था ही नहीं, उधार लिया था किससे, I- का इलेक्ट्रॉन है, वो उसने वापस इसको दे दिया। वो खुद तो वैसा का वैसा हो गया जैसा शुरू में था, कोई चेंज नहीं। इस हाथ ले और इस हाथ दे वाली बात है। अपन तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस जा रहे हैं, Fe+3 वापस निकल गया। ऐसा क्यों हो पाया? क्या आयरन जो है वो वेरिएबल और या फिर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करता है, इसीलिए तो उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम यहां पे जिंक को थोड़ी बिठा सकते, जिंक तो अड़ी कर देगा, बल +2 के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे भाई साहब। तो बोले नहीं दिखाओगे तो इलेक्ट्रॉन जेलोगे कैसे, चलो हटिए आप। तो आपने आयरन को लाए। तो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेकर वापस भी दे सकते हैं, कम होके वापस ज्यादा हो सकते हैं। तो उनका एक मतलब बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो रिडॉक्स में भी आप पढ़ते हो वो ये रहा। एक कह रहा है चैप्टर बहुत बेकार है तो मानता हूं बेटा, ये तो बात तेरी 100% सच, ये तो तेरी बात 100% सच है। आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, यही बच रहा है मेरे ख्याल से अब। ले भाई, मेल्टिंग पॉइंट सीधी सीधी बात है, इन सब बातों के बाद में आऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। कोई मेटल सॉलिड है, उस मेटल को तुम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है इसे ही तो तुम मेल्टिंग पॉइंट कहोगे। एक बच्चा पूछ रहा था MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश नहीं है।
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है केमिस्ट्री में, मेल्टिंग पॉइंट है। फेलियर गर्ल के लिए बोरिंग है बेटा, क्या बोलूंगा अब, तेरा नाम बोरिंग नहीं है लेकिन, क्योंकि नाम तूने एकदम सोच समझ के रखा है बेटा। ठीक है, पहला नाम तो तूने अपने बारे में बता दिया, और दूसरा नाम तूने गर्ल लिखा है, वो कईयों के फेलियर का रीजन बनेगा। चलो, आंसू आ गए मेरे। शेख कह रहा है बहुत बोरिंग फील हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अब जैसा भी फील हो रहा हो, क्या कर सकते हैं, है ना। फील तो बहुत कुछ होता है, हो तो कुछ नहीं सकता ना। और भी बहुत कुछ फील होता होगा तुझे, सब हो जाता है क्या? नहीं ना, कोई बात नहीं। लाइफ में तुझे बोरिंग फील ना हो उसके लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर शायद जो तू और जगह पे बोरिंग फील कर रहा है वो भी तेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ले इधर आ जा। सॉलिड से लिक्विड जाना है। अब मेरी बात को समझो, मैं सारी चीज फील करवा दूंगा। मैंने कल बताया था कि ये एक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, मेटल्स के बीच में क्या होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, अरे यार एक प्रॉपर्टी और रह गई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, चलो उसको बाद में देख लेंगे, छोटी सी प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा था इनके बीच में इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन तुमने बीच में डाला वो वॉइड, वॉइड कह लो या इंटरस्टिशियल स्पेस कह लो, एक ही बात है, वॉइड कह लो या इंटरस्टिशियल स्पेस कह लो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इन खाली जगहों में घूमते रहते हैं। किस किस को याद है, मैंने कल बताया था कि ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा जब तक कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। मतलब अगर यहां बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत घूमेंगे, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बहुत पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये एक दूसरे के ज्यादा पास रहेंगे। और जब ये एक दूसरे के ज्यादा पास रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इंक्रीज होगा। तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, इंक्रीज होगी। और उससे हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर ये मेल्टिंग, अगर ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसको सॉलिड से लिक्विड। बेसिकली सॉलिड से लिक्विड बनाने का मतलब है इस ए मेटल को इस दूसरे ए मेटल से दूर करना, इन मेटल्स के एटम को एक दूसरे से दूर करना। लेटिस, आयनिक कंपाउंड का लेटिस देखा था, याद है, प्लस माइनस ऐसा देखा था, माइनस प्लस ऐसा देखा था। तो किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करने का क्या मतलब था, याद आ रहा है? किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करने का मतलब था उसको लिक्विड बनाना, सॉलिड से लिक्विड बनाना। लिक्विड का मतलब है कहीं ना कहीं आपको उसको सेपरेट करना है, यानी कि सेपरेट करना है या दूर करना है या डिस्टेंस बढ़ानी है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट ही तो वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो है मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो मेटल मेटल के बीच में होता है। और मेटेलिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, तो बीच में घूमने वाला नेगेटिव चार्ज, यानी कि बीच में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे भी आ जाते हैं, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। क्योंकि कुल मिला के पॉइंट तो वही है, आपको इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है। उस लेटिस में जो मेटल बैठे हुए हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स पर अटैक करना है, और वो फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
ये बात क्लियर है? यहां तक मैंने समझाया था। अब बात आती है कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल। अभी समझाऊंगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल वही है ना, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, जब इंक्रीज होते हैं तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इंक्रीज होता है। अरे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने ज्यादा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। वही चीज है जो मैंने पीछे समझाई। फिर मास बढ़ता है तो भी हम बोलते हैं कि ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल में भी देखते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में भी मास बढ़ता है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स हैं, वीक फोर्सेस हैं, वो इंक्रीज होते हैं। तो यहां पे भी ऐसा कि मेनली तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। मेन कैरेक्टर जो कैरेक्टर नहीं, मेन फैक्टर ऊपर वाला है। बाकी दो छोटे फैक्टर और होते हैं जिनके बारे में शायद बात नहीं करेंगे हम आगे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ परसेंट रोल इनका भी होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड। जैसे पैकिंग का टाइप, पैकिंग एफिशिएंसी कह लो, पैकिंग का टाइप कह लो, है ना, एफिशिएंसी कह लो, टाइप कह लो, है ना। आपने सुना होगा HCC, है ना, HCP, BCC, है ना, सिंपल क्यूबिक। ऐसे ना सॉलिड स्टेट में पैकिंग होती है, अलग अलग डिजाइन की पैकिंग होती है। जब पैकिंग की डिजाइन बदलती है तो बीच का स्पेस भी चेंज होता है, और जब बीच का स्पेस चेंज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी चेंज होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब आपने अरेंज किस तरह से किया है उनको। तो एक ही मेटल है और अगर आप डिफरेंट पैटर्न पे अरेंज करोगे तो हो सकता हो कि वहां उस वाले पैटर्न में मेल्टिंग पॉइंट आपको थोड़ा कम देखना पड़े। तो पैकिंग के टाइप पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की पैकिंग है, सॉलिड के अंदर उसकी पैकिंग कैसी है, बिकॉज आपको तो सॉलिड से लिक्विड पे मूव करना है। तो पहली चीज, तीन रीजन है, हम आएंगे इस बात पे वापस। आई थिंक पहली चीज ये तो क्लियर हो चुकी है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड। और मेल्टिंग पॉइंट मेनली किस पे डिपेंड करता है कि जो दो मेटल हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है। ये आपको यहां तक क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक तो हमने पढ़ लिया कि ये फोर्स डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा किसके बीच में, मेटल्स के बीच में। यहां तक चीज क्लियर है? अभी आ जाते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव चीजों पे। ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस ग्राफ में आपको अच्छी खासी एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो हाईलाइटेड चीज में बता रहा हूं। हर एक सीरीज में, हर एक सीरीज में यही मैक्सिमम बैठा है। कौन? करोड़ मोल वाला। कैसे याद रखोगे? करोड़ मोल वाला। टॉप टू बॉटम कहां लिखवाया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रिक्स लिखवाई थी। टॉप टू बॉटम की ट्रिक्स लिखवाई थी बेटा। क्रोमियम वाले ग्रुप की टॉप टू बॉटम ट्रिक्स क्या थी? करोड़ मोल वाला। अब ध्यान सुनो, करोड़ तो होते भी ज्यादा है, तो याद रह जाएगा जिसका मोल करोड़ है, जिसका मोल ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। किसका? करोड़ मोल वाला। हर किसी सीरीज में, 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम का मैक्सिमम, 5D सीरीज में टंगस्टन का मैक्सिमम, डी ब्लॉक में, एंटायर डी ब्लॉक में टंगस्टन का मैक्सिमम, टंगस्टन का मैक्सिमम। नींद आ रही है सर जी? रेहान शेख कह रहा है कर मर्डर वाइफ, नहीं कर मत दियो। चाय मंगाई जाए। दो, बढ़िया बनाना खींच के। कॉफी, आज कॉफी पीऊंगा।
यस। तो करोड़ मोल वाला जो है उसका मोल ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा हर एक सीरीज में। और ये आपका सबसे ज्यादा हो गया टंगस्टन का। फिर कुछ रिलेशंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो पहला है वो डिक्रीज है, कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। पहला और आखिरी डिक्रीज है। कैसे याद रखोगे? देखो मैं तीन तीन चीजें बता रहा हूं, किसको मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद नहीं है ना। मैं एनसीईआरटी के डेटा से चल रहा हूं, आप कहीं और देखोगे कुछ और मिल जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं एनसीईआरटी के डेटा से चल रहा हूं। जिंक, कैडमियम और मरकरी डिक्रीज है, स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम भी डिक्रीज है। यानी कि दोनों किनारे तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज है। किनारा क्यों बोला? क्योंकि ये रहा थर्ड ग्रुप और ये रहा 12th ग्रुप, ये दोनों किनारे ही है। सबसे पहले वाला ग्रुप और सबसे आखिरी वाला ग्रुप डिक्रीज होगा, याद रहेगा। सबसे पहले वाला ग्रुप और सबसे आखिरी वाला ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसके बाद यहां नीचे लिखा हुआ है अगला कि सर ये बताओ बाकी के क्या होंगे। तो बाकी के ऑर्डर देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या है बेटा? इसका ग्रुप नंबर क्या है? एक मिनट। हाँ, इसका ग्रुप नंबर क्या है? बोलो बोलो, मैं पढ़ रहा हूं। ग्यारहवा। गुड, बहुत बढ़िया। मेरे को पूछ तो लूं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 11। ठीक है, अब बचे कौन से हमारे? 4 से 10। यही बचे। बोले ये कैसे बचे? ये 12, सॉरी 4 से 10, ये 12, ये तीसरा, तीसरा, 12वां, 11वां। कौन से बचे? 4 से 10। 4 से 10 के लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई सा भी उठा के देख लो। टाइटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम हॉफनियम, वेनेडियम से ज्यादा नायोबियम टेंटेलम, ये सब 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 देख लो, कोई सा भी देख लो। तो मैं लिख सकता हूं कि 3D से ज्यादा 4D से ज्यादा 5D। अब बताओ पूरा हो गया क्या? टॉप टू बॉटम सारी चीज हो गई। किनारे डिक्रीज। 11वां अलग ही पंचायती, है ना। 11वां अलग चलता है, 11वें के लिए अलग से याद रखो। 11वां ही है जो, मैं तो यही कहूंगा 11वां जो है वो याद रखो, 11वां याद रखो बस। यही स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 3D से कम जो है वो 5D आया है और फिर 4D गया है। यही हुआ। और यही कारण है कि सिल्वर, पता है तुमको, सिल्वर सिल्वर कॉपर से भी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ना वो कॉपर से भी अच्छा है। सिल्वर कॉपर से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, पता है तुमको। लेकिन दो रीजन की वजह से सिल्वर को यूज नहीं करते हैं। मुझे पता है पहला रीजन आप सब वही सोचोगे जो मैं भी सोच रहा हूं, महंगा पड़ता है। कॉपर भी कोई खास सस्ता नहीं है, ये और बता दूं मैं। लेकिन सिल्वर कंपैरेटिवली महंगा है। लेकिन महंगा होना सबकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पैसे वाला है वो चांदी के तार लगवा देगा बिजली में, वो भी नहीं लगवा सक रहा। अब बताओ, अगर महंगा ही रीजन होता तो फिर पैसे वाले जो हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो चांदी की वायरिंग करवाते हैं। बोला तांबे के तार नहीं लगवाऊंगा घर में, चांदी के लगवाओ, है ना। अपने पानी की मोटर चांदी के तार से बंधवा दे, कॉपर बाइंडिंग नहीं, सिल्वर बाइंडिंग कर। द रीजन इज मेल्टिंग पॉइंट लो है। आप खटका चालू करोगे तार पिघल जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो
हम जानते हैं ना, वायर गर्म होते हैं, तार है ना गर्म होते हैं ना, बहुत सारा जब हैवी लोड आता है तो वो हीट करता है, वो मेल्ट हो जाएगा। और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो बात खत्म हो गई। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण सिल्वर को यूज नहीं कर सकते। ये मत बोल देना कि महंगा होने के कारण सिल्वर को यूज नहीं कर सकते। महंगा होने के कारण तो मैं यूज नहीं कर सकता, आप और मेरे जैसे लोग यूज नहीं कर सकते। भाई महंगा वाला तो और तो कर ही लेंगे, बाकी दुबई में कर लेंगे उसको लोग। ऐसा नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से उसे कोई यूज नहीं कर सकता, वो पिघल जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, ये और बता दूं मैं। आप अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, आप देखो उसमें सिल्वर में बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहती है, लो मेल्टिंग, राइट। अमन को नींद आ रही है, आज तेरा डमी नहीं है क्या एडमिशन? चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं, क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट रिलेशंस बन सकते हैं, जरा बताओ। भाई जैसे वो आपसे पूछे कि 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, क्या बताओगे? डी ब्लॉक में मैक्सिमम तो टंगस्टन लिखा हुआ है, मैं पूछूं 3D सीरीज में मैक्सिमम किसका है, बताओ। 4D में किसका है, 5D में किसका है? 3D सीरीज में मैक्सिमम इसका है, ठीक है। देख देख के बताना है आपको, कुछ करना ही नहीं है, वही सारे रिलेशंस देखने हैं, है ना। पूरे डी ब्लॉक में कम किसका है, अगर हम बात करें 3D 4D 5D सीरीज की अगर हम बात करें, तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। वो इतना कम है कि वो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या देखोगे तुम? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड होना। अब मरकरी तो जो है पारा Hg, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि वो रूम टेम्परेचर पे, रूम पे तो एक टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, है ना। आइडियल तो मतलब वही होता है, क्या बोलते हैं, 25 डिग्री। लेकिन 25 से 30 वाला हम रूम टेम्परेचर कंसिडर कंसिडर करते हैं। तो हम जानते हैं ना रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी है वो तो होता ही लिक्विड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो फिर कम ही हुआ ना, वो तो रूम के टेम्परेचर पे ही पिघल के आपको पहले से ही लिक्विड नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपसे लोवेस्ट पूछ ले तो बता देना मरकरी है डी ब्लॉक के अंदर। 3D सीरीज के अंदर लोवेस्ट पूछ ले तो जिंक बता देना। यहाँ आगे है नहीं हालांकि वो, लेकिन जिंक आएगा यहाँ पे, और नीचे जाओगे तो उन्होंने जिंक वाला लिखा नहीं, मैंने वहां लिख दिया। तो क्या क्या लिख सकते हो आप? मैक्सिमम इन डी ब्लॉक टंगस्टन, मैक्सिमम इन 3D सीरीज करोड़, मैक्सिमम इन 4D सीरीज मोल, मैक्सिमम इन 5D सीरीज वाला टंगस्टन, है ना। मिनिमम इन 3D सीरीज, यही पूछेंगे ना सवाल तो। जिंक, 3D सीरीज में मिनिमम क्या है, तो जिंक, है ना। ऐसी ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। लाओ राजकुमार जी, है, इज्जत से लाएं कप में, वरना भैया उस कागज की गिलास में पिला देते हैं। ऐसा फील आता है कि बस ऐसे बैठ के एक बीड़ी और मुंह में लगा लूं, हाथ में वो गिलास पकड़ लूं और बीड़ी पीते पीते हुए बोलूं कि ये वाला प्लास्टर और बाकी रह गया, बस यो असी दीवार को प्लास्टर ही बाकी रह गयो, चा अबार कर दिया ना सल्टा के चाय पी के, ऐसी फील आती। तो मैंने इनको कहा यार कप में दे दिया कर, तो अब ये समझ गए मेरी भावनाओं को, हालांकि कभी कभी दे देते हैं फिर भी। यार बैठ के चाय पीने दो यार, हम करते रहो तुम्हारा, थक गया मैं तो, थोड़ी देर पी लेते हैं।
एक कह रही है पी लीजिए आराम से। कह तो ऐसे रही जैसे वो बना के लाई हो। देखिए, पी लीजिए आराम से, थक गए होंगे जल लीजिए। अब वो ने कौन समझाया कि जल जल के ही तो थक रहे हैं, और कितना जलेंगे। नेक्स्ट भी क्लास है मालिक। हाँ तो ले बंद कर दूं, तू बता। अरे कैसी बात करता है, तू बता बंद कर दूं? तू खुश है ना? अभी बंद करूं? ले आऊं थैंक यू वाली स्लाइड? तू बता। मैंने आज दिन तक स्टूडेंट्स की सुनी है, किसी की नहीं सुनी। क्या करूं बता, बंद कर दूं? हो गया, 7-8 मिनट ही तो बाकी है। तू कहे तो बंद कर दूं बेटा। तुम भी अजीब हो यार, पता है। लगातार पढ़ाओ तो कहते मजाक नहीं करते, मजाक करो तो कहते पढ़ाया जाए टाइम खराब हो जाए थे। असल में जो जिसके पास है ना, वो उससे खुश नहीं रहता बेटा। ले भाई, तो ये चीजें हमने लिख दी। चलो, एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी एक और तगड़ी चीज बताता है। वो तगड़ी चीज ये है, मेल्टिंग पॉइंट के आगे ही उसने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं समझा दूंगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन फॉर, अच्छा ये वाला फिगर शायद यही है, फिगर 4.2 पॉइंट है बीच में, ये यही होगा 4.2। इसमें ये बोला है कि देखो 3D सीरीज से ज्यादा 4D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट हैं, फिर 4D सीरीज से ज्यादा 5D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसा क्या हो गया? तो कैसे? इसने जनरलाइजेशन की बात इसकी करी है। क्यों की है? क्योंकि आप खुद सोचो, कौन सा हटा दो? तीसरा ग्रुप हटा दो, बाहरवा ग्रुप हटा दो। एक कह रहा सर टाइम वेस्ट मत करो, कोई बात नहीं, मैं कितना भी धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन तू अगर पढ़ लेगा तो इसी साल सेलेक्ट हो जाएगा, वरना तो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा तेरा। मेरे यहां कुछ करने से मैं सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है? कितना भी टाइम वेस्ट करूं, मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन अगर तू पढ़ लेगा, मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूं पढ़ ले, तेरा साल वेस्ट ना हो जाए यार। ठीक है भाई, ध्यान रख, थोड़ा सा बोलने का ध्यान रख, ठीक है ना? छोटे बड़े की कदर रखा कर, ठीक है? तो तीसरा ग्रुप छोड़ दो, 12वां ग्रुप छोड़ दो। बाकियों में अगर आप देखोगे तो 4 से लेके 10 कितने ग्रुप हुए? 10 में से 3 हटा दो, 1 हटा दो, 2 हटा, 3 हटा दो, यानी कि 7। 10 में से 7 ग्रुप के अंदर तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, ये देखो। तो इसने जनरलाइजेशन किया इस चीज का। किस चीज का जनरलाइजेशन किया? इस चीज का जनरलाइजेशन किया कि ये आप देख सकते हो कि मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है? और एटोमाइजेशन एंथैल्पी का एक ग्राफ भी है, वो कहीं चला गया, ये रहा, ये देखो, ये लगभग मेल्टिंग पॉइंट से मैच खाता हुआ ग्राफ है। ये लगभग मेल्टिंग पॉइंट से मैच खाता हुआ ग्राफ है, लगभग मेल्टिंग पॉइंट से मैच खाता हुआ ग्राफ है। जो भी हमें ये बताता ये है फिगर 4.2, वो नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट वाला ग्राफ नहीं है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी वाला ग्राफ है। उसने कहा कि लगभग ये इससे ज्यादा और इससे ज्यादा ये है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों एटोमाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है? तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी कब बढ़ती है? जब मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूं कि जब आप 3D से आते हो 4D में, और जब आप 4D से आते हो 5D में, तो किस किस को याद है कि इधर से इधर आने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यह बात मैंने बताई थी कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसीलिए 4D 5D के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। अरे याद आ रहा है? क्यों कम करते हैं? क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से
अट्रैक्शन बिटवीन मेटल मेटल इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होने की वजह से एटॉमाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना कि मच मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, इन्होंने कहा कि नीचे आने पर मेटल मेटल बॉन्ड ज्यादा फ्रिक्वेंट बनने लगते हैं। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, फ्रिक्वेंट मेटेलिक बॉन्डिंग होने लगती है इसकी वजह से। मेटेलिक बॉन्ड बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। रीजन, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन के गुण ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद करना। अब अगर खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम रहा है और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो स्ट्रांगली होल्ड करेगा उसे खींच के। तो कहीं ना कहीं वो मेटेलिक बॉन्ड को ही स्ट्रांग बना रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्यार, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्यार बढ़ेगा तो खाली स्पेस में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी। ये लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने आपको विद रीजन ये चीज बता दी कि ऐसा क्यों होता है। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि नीचे आने पर मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होने की वजह से एटॉमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आती है। मैं कह रहा हूं नीचे आने पर मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग क्यों होती है, रीजन है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, उसकी वजह से मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। और मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से एटॉमाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज होती है। और कहीं ना कहीं ये चीज रिफ्लेक्ट होती है मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि एटॉमाइजेशन एंथैल्पी अगर बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ने वाला है। चलो देखते हैं, कुछ बात करते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है, उसके बाद बंद कर दूंगा जाना, है ना। ठीक है, हो गया 1 मिनट। द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी, मैंने तो कहा ही था ये वाला ग्रुप हमने ऑलरेडी क्या बोला कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है अपनी अपनी सीरीज में। और डी ब्लॉक में ये मरकरी हमारा जो है, तीनों सीरीज के अंदर देखें तो मरकरी का सबसे कम हो गया, फिर वो तो लिक्विड ही है रूम टेम्परेचर पे। तो इन तीन को छोड़ दो तो बाकी सब तो ज्यादा हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं। लो वोलेटाइल है इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होंगे। भाई अगर वोलेटाइल नहीं है तो इसका मतलब उड़ना नहीं चाहता। अब उड़ेगा कौन नहीं, जिनके बीच में आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी वही तो नहीं उड़ेंगे। अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो उड़ जाएंगे। आंधी आएगी, तूफान आएगी, टेम्परेचर दोगे तो उड़ जाएंगे। तो वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब ही यही होता है कि जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, जो मेटल्स के बीच में अट्रैक्शन है, वो ज्यादा होगा तो लो वोलेटाइल होंगे, वो कम होगा तो मोर वोलेटाइल होंगे। तो यहां मेटल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग जनरली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी। हम जानते हैं द रीजन इज D10 कॉन्फिगरेशन। वीक बॉन्डिंग। अब जब इनकी वीक बॉन्डिंग है D10 कॉन्फिगरेशन की वजह से तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो ही होगा। ठीक है, yes, the high melting point of these metals are attributed to the involvement of a greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron। क्योंकि हम जानते हैं कि n-1d के साथ साथ ns के भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसने कहा सिर्फ ns के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैग्नीज +7 तक जाता है। तो इसका मतलब है वो अपने डी के इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। तो ns के साथ साथ n-1d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। कह रहे ns के सिर्फ 2 नहीं है, अंदर वाले भी ले लो। कह रहे कैसे ले लें, बोले हमारे बीच में एनर्जी गैप कम है, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो हमें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए अंदर की शेल के, n-1d के, 4s के साथ साथ 3d के भी मिल गए, 5s के साथ साथ 4d के भी मिल गए।
तो हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, मेटल मेटल के बीच में बताया था मैंने। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स राइज टू मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट फॉर एनोमलस वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम। इन्होंने कहा कि देखो D5 पर मैक्सिमम होता है लेकिन मैग्नीज नहीं होता, जबकि है तो ये D5, और टेक्नीशियम भी नहीं होता, ये भी D5 है। लेकिन जो रेनियम है वो तो अच्छा खासा ज्यादा ही है। वहां ड्रॉप नहीं आया, यहां पे सडन ड्रॉप आया है, वहां एकदम से ड्रॉप नहीं आया, वो ड्रॉप आया। ये देखो, इस ड्रॉप आने का कारण है, हालांकि उन्होंने रेनियम की बात नहीं करी, इस ड्रॉप के आने का कारण है इनकी सॉलिड के अंदर डिफरेंट पैकिंग होना। तो अब बात समझ आई, हालांकि इन्होंने ये बात नहीं करी है लेकिन मैंने वो बात करी थी कि अगर तुम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर चलते हो तो मैंगनीज और टेक्नीशियम तुमको धोखा देंगे कि सर ये भी तो D5 है, ये भी तो D5 है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका मैक्सिमम नहीं है, ये तो ड्रॉप आ रहा है, ऐसा क्या हुआ? है ना, ये चीज समझ में आई नहीं होगी, पूछा नहीं किसी ने डाउट। तो मैं बोलूंगा कि तीसरा एक पॉइंट और लिखा था मैंने, तो मैग्नीज और टेक्नीशियम की जो पैकिंग होती है सॉलिड में वो लूज होती है। हालांकि एनसीईआरटी में ये रीजन नहीं दिया हो, इन्होंने साइड में कर दिया इन दोनों को, तुरंत बोले कि आप इसको हटा दो, इन दो को छोड़ के बाकी की बात करते हैं, ऐसा बोल दिया। तो मैं कह रहा हूं इन दो के साथ ऐसा क्या हुआ, तो सॉलिड के अंदर इनकी पैकिंग अलग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर होता था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पैकिंग पढ़ाई जाती थी। तो इनकी जो पैकिंग होती है वो लूज होती है, और हम जानते हैं मैंगनीज की जो साइज है वो ज्यादा होती है, लूज पैकिंग है, एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, की उसके बाद वापस से डिक्रीज होता है। ठीक है भाई, इसमें कुछ ऐसा है जो बताने लायक है? क्योंकि टाइम हो चुका है, या इसी क्या बोलते हैं, इसी पैराग्राफ के साथ हम कल मिलेंगे, यहीं पे ऑफ करेंगे क्लास को। मेल्टिंग पॉइंट हमारा चल रहा है, जाते जाते एक सवाल कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? लो, एम्स 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तुम्हारे थैंक यू लिखने से नहीं जाऊंगा मैं, मेरा मन होगा मैं चला जाऊंगा, उसी पैराग्राफ से वापस बात करूंगा मैं। मेल्टिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट से ही कल का लेक्चर उठाएंगे, और उसके बाद कल, मतलब कल तो छुट्टी है शायद ना, कल तो है नहीं, परसों भी छुट्टी है, तो अगली क्लास जब भी होगी तब मेल्टिंग पॉइंट से वापस चैप्टर को उठाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट के एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जो बातें लिखी हुई है, ओवरऑल मैंने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा दिया है, आप चाहो तो मेल्टिंग पॉइंट वाली चीजें कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लोवेस्ट पूछ रहा है, यस, 55% लोगों ने ही आंसर सही किया है ना। लोवेस्ट पूछ रहा है बेटा, इसको तुम हाईएस्ट पढ़ते हो क्या? एल और एच में फर्क नहीं पता चलता है क्या? मतलब ऐसा कुछ क्या हो गया तुम्हारे? वो बीमारी है क्या जिसमें वो अक्सर दौड़ते हैं, शब्द दौड़ते हैं? 20% लोग कह रहे हैं क्रोमियम, अजीब लोग, पता नहीं क्या है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ऊपर ही तो है यार, ये देखना भाई यार, लोवेस्ट पूछा है, ग्राफ को दिमाग में रखना यार। क्रोमियम तो मैक्सिमम है यार, 20% करोड़ मोल वाला मैक्सिमम है। मैंगनीज फिर से वापस बढ़ता है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, अब ये सबसे नीचे आ गया। अब उसमें जिंक ऑप्शन नहीं था, वरना जिंक सबसे कम होता, जिंक ऑप्शन नहीं था वरना तो जिंक होता। वो जिंक इसमें दे नहीं रखा उन्होंने, लफड़ा है, कंट्रोवर्शियल है जिंक का थोड़ा सा, तो ठीक है, हमको कॉपर दे रखा तो कॉपर देख लेता मेरे भाई, कॉपर देख लेता। तुझे क्या लगता है, मतलब बिना ग्राफ पढ़े तू चला जाएगा, काम हो जाएगा? नहीं रे, रे पगले। चलो भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।